श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बार फिर अपने एक विशिष्ट मेहमान के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत हूं। साथियों, मुझे विशेष प्रसन्नता होती है जब मैं किसी ऐसे व्यक्तित्व से परिचय मेरा होता है जो एक जैसी सोच रखते हैं, और बड़ी बात यह है जो शायरी और कविता में बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को स्थापित करते हैं। साथियों, यूं तो पूरी दुनिया दौड़ में लगी है और चारों तरफ से यही स्वर सुनाई देता है कि हमने इतना धन एकत्रित कर लिया है और इतने की मांग और है। लेकिन साथियों, ये जो कवित्रियों शायरों की दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है। यहाँ जैसे मैं अक्सर अपनी शायरी के लिए कहा करता हूँ कि मेरी शायरी मुझको सुकून देती है, रग रग में मेरे नया खून देती है। दुनिया तलाशती है दौलत में, मुझको अल्फाज में ये जनून देती है, मुझको अल्फाज में ये जनून देती है। तो साथियों, अल्फाजों में जनून रखने वाली डॉक्टर नलिनी भार्गव हमारे बीच में है। आपने इनका एक साक्षात्कार जो इनकी बेटी के साथ श्री राजेश्वर वशिष्ठ ने लिया था, वो हमारी YouTube पे आप पहले भी सुन चुके हैं, देख चुके हैं। आज मैं डॉक्टर नलिनी भार्गव को एक कवित्री के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील कविता कहती हैं। मैं अक्सर शायरी और कविता के बारे में एक बात कहा करता हूँ, मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूँ और होंठों तक आके जो रुक जाएं अल्फाज लिखता हूँ। कहने को कहता हूँ मैं बात अपनी, पर उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूँ। बहुत खूब। तो डॉक्टर नलिनी जी, इससे पहले हम आपसे कविताएं, साहित्य और अन्य बातों का सिलसिला शुरू करें, ताकि हमारे वो श्रोता जो हो सकता है आपके पिछले इंटरव्यू को भूल गए हों, वैसे हमारी प्रयास ये रहेगा कि हम आपके इस इंटरव्यू से पहले उस इंटरव्यू को पुनः अपनी YouTube पे डाल दें, Facebook पे डाल दें, ताकि उस पृष्ठभूमि में जिसमें आपने बहुत सी बातें अपने NGO के बारे में की थी, आपकी बेटी ने भी बहुत स्पष्ट किया था आपके लक्ष्य को, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप थोड़ा सा परिचय पहले दे दीजिए, ताकि उसके बाद फिर हम आपके कविता से जो जुड़ाव है उसकी श्रृंखला को शुरू करेंगे। जी। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया, आपने मुझे मंच दिया है आज अपने धन्यवाद रेडियो बूज पर जी। और इतनी आत्मीयता भरी हमारी आपकी बात हुई है जी। और आपने जो मुझे परिचय देने के लिए कहा है जी। मेरा परिचय बहुत छोटा सा है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ जी। कैनवस पे रंग भरती हूँ, बहुत अच्छा, और उसके अलावा थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ जी। और तीसरा, अपने दिल को सुकून हो जी, इसके लिए मैंने 50 साल की उम्र के बाद जी मैंने ये तय किया था कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जो मुझे सुकून दे। यस। पैसा कमा लिया, जितना जी, कमाना था, बिजनेस कर लिए, जी, जो करना था सब करा, बच्चों को बड़ा कर दिया जी, और जो जिम्मेदारी है मैंने अपनी पूरी करी जी, और
अब मेरा था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मुझे अपने पिता से विरासत में मिला। मेरे पिता एजुकेशनिस्ट थे और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद और जब वो प्रिंसिपल थे और प्रोफेसर थे, उन दिनों में भी अगर कोई कॉलेज का बच्चा अगर नहीं दे पाता था फीस, तो वो खुद अपनी पॉकेट से दिया करते थे बिना उसके बताए। और इस तरीके से उसकी फीस भर जाती थी और वो आगे अपने सफर पे निकलता था। और इस तरीके से कई सक्सेसफुल हुए जो मैंने अपनी किताब रामेश्वरम में जिक्र भी किया है। और तो उस पिता ने मेरे को जो विरासत में दिया वो था एजुकेशन। वो अक्सर कहते थे कि तुम दान पुण्य करके कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दान करेंगे, कुछ पैसा दान करेंगे जो कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसा करो कि उनकी जिंदगी बन जाए, वो स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी बसर करें और आगे बढ़े और अगली पीढ़ी को भी वो अपनी इस विरासत को देके जाएं कि स्वाभिमान के साथ जियो। तो मैंने अपनी माँ के नाम पर शकुंतला भार्गव नाम था उनका, उनके नाम से मैंने शकुंतलम एक एनजीओ खोला। और भगवान की कृपा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आज गुड़गांव में 2 स्कूल हैं। और इन स्कूलों में बच्चे पढ़ ही रहे हैं, जैसे कि पिछली बार आपसे मेरी बात करूँगा। बस ये है, और इसके अलावा मैं आपको और क्या परिचित हूँ। देखिए श्रोताओ, मैं आप जैसी शख्सियत के लिए अक्सर एक बात कहा करता हूँ, आप इनकी हम्बलनेस देखिए और परिचय देने का तरीका देखिए। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो शख्स जो तुमसे झुक के मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। तो बड़े कद की शख्सियत रखने वाली नलिनी जी, ये आपकी पुस्तक है जो इनके पिता की जीवनी से जो जो प्रेरणा इन्होंने प्राप्त की है उसका जिक्र किया है। अपने मदर के नाम से इन्होंने एक एनजीओ चलाया है जिसके बारे में उन्होंने आपको बता दिया। तो ऐसे होनहार माँ बाप की औलाद होना एक फक्र की बात है और उस विरासत को आगे तक लेके जाना और बड़े फक्र की बात है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप समाज के लिए इस तरह से अच्छी सोच रख के आप आगे बढ़ रही हैं। अब हम आपसे बात करना चाहेंगी आपकी साहित्यिक यात्रा पर। मैम, पहले मुझे ये बताइए कि आप किन किन विधाओं को लेकर लिखती हैं? कविता लिखती हैं, आर्टिकल्स लिखती हैं, व्यंग लिखती हैं, क्या आपका एरिया ऑफ राइटिंग है? जी, मैं संस्मरण लिखती हूँ जी, और कई बार लेख तो मैं लिखती ही हूँ, आर्टिकल्स लिखती हूँ, मुझे जो कुछ कहीं टच कर जाता है जी उस तरीके से लिखती हूँ। मैं भार्गव समाज में 10 साल तक करियर काउंसलिंग की मैं प्रेसिडेंट रही हूँ, ऑल इंडिया भार्गव समाज में। तो उस दौरान मेरे को बच्चों को काउंसलिंग करने के बाबत मेरे को आपसे 2 बात कहकर, मैंने एक किताब भी है उस पे, तो उस पे मैं बच्चों को शिक्षित करने के लिए, बल्कि बड़ों को भी, कि भाई किस तरीके से बच्चों के अपनी शिक्षा का चुनाव, अपने लाइफ का चुनाव, अपने जो उनको पसंद है उस पठन का, उस पाठ्यक्रम का चुनाव उन्हें करने दीजिए। आप उन पे लादिए मत। आप बनाना चाहते हैं इंजीनियर, वो बनना चाहते हैं बिजनेसमैन, वो कहाँ से आपका इंजीनियरिंग पढ़ेंगे? बिल्कुल। हाँ, फिर आप कंपेयर करते हैं कि अगला वहां पहुंच गया और आप यहाँ रह गए। यस। तो वो भी उनके मनोबल को गिराता है,
उनके आगे बढ़ने की जो क्षमता है उसको नीचे कर देता है। तो इसलिए बच्चों का चुनाव उनके ऊपर दीजिए, उनको सही मार्गदर्शन दीजिए, और नहीं है तो काउंसलर के पास लेके जाइए। आप नहीं कर सकते हैं, या बच्चा आपको लग रहा है कि कहीं बच्चे हो जाते हैं गलत, ऐसा नहीं है। कभी अपने दोस्तों को देखकर, अपने और साथियों के देखकर कि भाई वो तो डॉक्टर बन रहा है, मैं भी डॉक्टर बनूंगा, ये नहीं पता है कि इसके लिए कितनी मेहनत है, और वो बच्चा मेहनत नहीं कर सकता है। उसका तो कहीं और रुझान है, तो उसको जाने दीजिए। एग्जैक्टली। देखिए डॉक्टर नलिनी, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्षी तो दिखाता है। बिल्कुल। कोई भी आईना मुझे मेरा अक्षी तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता है। और तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता है। बिल्कुल। तो अगर कोई काउंसलर, कोई दिशा प्रदान करने वाला व्यक्ति उनको उनका सही स्वरूप समझा सके, तो मैं समझता हूं कि वो तो जीवन तर गया, समझो। कारण ये है कि हम लोग भटक भटक के अंत में जाकर उस दरवाजे पर पहुंचते हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए था, पहले चाहिए था। तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और जब ये सेल्फलेस हो तो उसका तो कमाल अपना ही रहता है। जी, आगे आप बता रहे थे किस विधा में लिखते हैं? तो बस ये कविताएं लिख लेती हूँ, थोड़ी बहुत, कभी कभी गजल लिख लेती हूँ। आपकी जैसी उम्दा गजल मैं नहीं लिख सकती। तो मैम कुछ कविता का आपका, पहले कविता से शुरू करते हैं, फिर हम और विधाओं वाली बात को जरा। मैं ऐसे, मुझे याद नहीं रहती, आप कहें तो मैं पढ़ के सुना सकती। पढ़ के ही सुनाइए, कोई बात नहीं। मेरे एनजीओ में जो बच्चे हैं वो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, लेबर क्लास के बच्चे हैं। इन बच्चों के जो माता पिता हैं, इनमें से कई तो इतने अच्छे हैं कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं हैरान हूँ उन माता पिताओं को, मैं नमन करती हूँ कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहते हैं। कुछ माता पिता बेचारे अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से तंग रह जाते हैं, तो उनको जबरदस्ती काम करवाना पड़ता है। और कुछ माता पिता हैं जो पढ़ाना नहीं चाहते, बच्चों से काम ही करवाना चाहते हैं। मैं उन बच्चों के जीवन पे से भी है, मैं आपको एक दो कविताएं वो से बताती हूँ। ये लड़की मेरे जिसके लिए है, इसका नाम रज्जी था, और ये मेरे स्कूल में पढ़ती थी, और पढ़ने का इसको बड़ा चाव था। पर अब इसको हालात ऐसे हैं, और या इसको किस्मत कहिए। तो शीर्षक है रज्जी। 8 बरस की वो लड़की, 8 बरस की वो लड़की थी माता पिता की बड़की, 5 भाई बहन की जिज्जी, था नाम उसका रज्जी। गरीब पिता ने लगाया कोठी पे, गरीब पिता ने लगाया कोठी पे, 1000 रुपए महीना 2 रोटी पे। मिली थी उस दिन रास्ते में, बोली मुझको भी पढ़ना है, टीचर मुझको भी बनना है। उसका सपना था मैं टीचर बनूं। मैंने पूछा क्या करती हो? बोली झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग भी मैं करती हूँ, हर शाम गमलों में पानी भरती हूँ। बहुत अच्छा। कहीं कुछ हिला गया अंदर तक, कहीं कुछ हिला गया अंदर तक, पुनः बोली वो तनिक पास आकर, कल गिर गई थी सीढ़ी से, कल गिर गई थी सीढ़ी से, धो रही थी कारपेट, उलझ गई पीढ़ी से। 8 बरस की बच्ची है, जहाँ काम करने भेजा है उसको। कल गिर गई थी सीढ़ी से, धो रही थी कारपेट, उलझ गई पीढ़ी से, फिर बोली नहीं गई आज काम पर, बापू गए हैं गांव, माँ को मिला नहीं उधार, पानी में हल्दी घोल पी 4 बार। क्या बात। माँ को मिला नहीं उधार, पानी में हल्दी घोल पी 4 बार। दर्द बहुत है हाथ में,
दर्द बहुत है हाथ में, पैसा नहीं है पास में। बह निकली धारा आंखों से उसकी, गई कराह दर्द से आत्मा मेरी। बह निकली धारा आंखों से उसकी, गई कराह दर्द से आत्मा मेरी। बैठा कार में अपने साथ, ले गई मैं डॉक्टर के पास। हुई पट्टी लगा पलस्तर, फिर छोड़ा उसको उसके घर। ले आई मैं भाव कुछ असमंजस से, ले आई मैं भाव कुछ असमंजस से। थी मैं विचलित हताश अंदर से, थी मैं विचलित हताश अंदर से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि ये संस्मरण है जो कविता के फॉर्म में बिल्कुल जी, ये अंदर तक मैं यानी हिल चुकी थी कि ये हो क्या रहा है हमारे समाज में। यानी उनकी तो परेशानी है, उनको तो पैसा चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, आप बच्चे से कारपेट कैसे धुलवा सकते? कारपेट मतलब बड़ा बड़ा हाथ में नहीं धो सकता अकेले। क्या कमाल है। इसी से मैं आपको एक और आपकी कविता पर जी मैं एक रुबाई कहना चाहूंगा। जी जरूर। कि यहाँ दौलत वालों ने जिंदगी में अलग से क्या पा लिया है जी। यहाँ दौलत वालों ने जिंदगी में अलग से क्या पा लिया है, यहाँ भरपेट खाने वालों ने अलग से क्या खा लिया है। जिंदगी के स्वाद यहाँ भूख में वाबस्ता हैं, जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया। एग्जैक्टली। तो ये जो गवा के पाना है जी, ये आप जैसी कवित्रियों की इस तरह की प्रेरणा से भरी हुई जो कविताएं हैं, शायद वो समझा पाए कि भाई अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो गंवाना भी सीखो। गंवाना, बिना गंवाए तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। और हमने ऊपर वाले की कृपा से आज हमारे पास सब कुछ है। ऊपर वाले ने हमें दिया है। तो अब हमें बांटना भी तो चाहिए। हमें दूसरे को देना भी तो चाहिए। एग्जैक्टली। मुझे मैम आपकी इस कविता से जी एक छोटी सी कहानी याद हो आती है जी। कि एक कपड़े वाली दुकान पर एक बहुत टिप टॉप लेडी एंटर होती है जी और कहती है कि भाई मुझे एक बच्ची के लिए लेडी सूट चाहिए जी। वो उसको दिखाते हैं अलग अलग रेट्स के कपड़े। तो वो कहती है कि अच्छा इसमें जो सबसे कम रेट वाला आपके पास कपड़ा है उसकी मुझे 5 गज आप दे दीजिए। थोड़े से वक्त के बाद वो लड़की को वहां जाने का मौका मिलता है उसी कपड़े की दुकान पे। दुकानदार देख लेता है कि ये कपड़ा तो हमारी वहां से गया हुआ है। तो वो पूछता है कि हाँ बच्चे बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो वो कहती है कि मुझे जो आपके पास बेहतरीन कपड़ा अवेलेबल है उसका एक सूट बनवाना है, वो मुझे दे दीजिए। अच्छा। वो उसको उसका कपड़ा देख के उसी रेट का कपड़ा और दिखाते हैं जी। वो कहती है कि नहीं, मुझे मेरे मालकिन के लिए वो कपड़ा चाहिए, इसलिए जो आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन सूट का कपड़ा है वो मुझे दे दीजिए। अब आप देखिए कौन अमीर है और कौन दिल से गरीब है। ये हम श्रोताओं के उस पर बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत आपने बताया ये। और ये तो मानसिकता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। कल जो कुछ हम सपने लेते थे वो आज हमारे पास है। और जो सपने ले रहे हैं उनमें थोड़ी सी मदद तो हमें करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए सर। हमारी मदद जहाँ तक हम कर सकते हैं, थोड़ी सी नहीं, जहाँ तक हम कर सकते हैं उतनी तो जरूर करनी चाहिए। जी जी। एक और आपको बताते हूँ, एक और बच्चा है हमारे स्कूल में जी। 2-3 दिन से नहीं आ पाया। बारिश भी हो रही थी तो मुझे थोड़ा सा लगा कि कहीं कुछ उसके यहाँ और ज्यादा परेशानियां ना हो, तो मैं अपनी तरफ से उसके यहाँ गई। कुछ बिस्किट जो भी सामान था मैं थोड़ा सा मैं लेके गई जी। इस कविता का शीर्षक है विडंबना। जी।
वो पी रही थी सजल नयन से, वो पी रही थी सजल नयन से सुख सपनों को घोल के। क्या बात। बरसती बूंदें बुझा रही थी मलहम, आंसू पसीने के जलन जख्म कलेजे के। बहुत अच्छा। बरसती बूंदें बना रही थी, बुझा रही थी मलहम, आंसू लहू पसीने के जलन जख्म कलेजे के। तार तार हुए आंचल से, तार तार हुए आंचल से प्रयत्न व्यर्थ तन ढकने का। तार तार हुए आंचल से प्रयत्न व्यर्थ तन ढकने का। अधरों पर पसरी नाकाम मुस्कान, रही थी छुपा जख्म सीने का। ओके, बहुत सुंदर। नग्न शिशु रुग्ण सी काया, नग्न शिशु रुग्ण सी काया, क्षीण सी थी वो चीतकार। क्या बात। लगा हृदय से पाट रही थी सुधा और प्रेम मध्य वो दीवार। लगा हृदय से पाट रही थी सुधा और प्रेम मध्य वो दीवार। तो वहां देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर घुसने की। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अंदर गई, उसके प्यार से उसके सिर पे हाथ रखा, उसको जो मैं लेकर आई थी मैंने दिया। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। तो ये तो हमारे समाज का हाल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैम जी, इम्पोर्टेंट इज नॉट दिस कि आप उनके यहाँ गए जी। मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट इज दैट सेंसिटिविटी with which you touched her and the intention with which you gifted her a few things that really touched her. उसको लगा कि कोई और वो भी आप जैसी श्रेणी में बैठा हुआ व्यक्ति अगर उसकी बात को समझ रहा है तो वो सिवाय अश्रुधारा के और किसी ढंग से व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। देना लेना भी बहुत छोटी बात है। यस, देना लेना भी बहुत छोटी बात है। वो तो आप किसी से भिजवा देंगे, 4 लोग भी भिजवा देंगे, परंतु अगर आपने उसको एक बार जरा अपने हृदय से लगा लिया, उसको अपने पास बुला लिया, अपने उसके सिर पे हाथ रख दिया, वही काफी है उसके लिए। किस अंदाज से दिया गया है, दिस आल्सो मैटर्स। बिल्कुल, और ये उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ ऊर्जा भी दे देता है। यस यस। देखिए मैम, योर ईच पार्ट ऑफ द पोइट्री इज इंस्पायरिंग मी टू से वन रुबाई और दी। जी श्योर। तो कहा कि ना सही बेशुमार दौलत, ना सही बेशुमार दौलत, तेरी रहमत का खजाना तो है। बिल्कुल। और ना चढ़े इश्क परवान मेरा, तेरी जुस्तजू का बहाना तो है। पूछते होंगे लोग उसे दर बदर, कहीं और मिले ना मिले, मेरे दिल में उसका ठिकाना तो है। बहुत खूब। तो बात यह है, जिनके दिलों में उसका ठिकाना रहता है वो उस भाव को व्यक्त किए बिना रहते नहीं। चाहे वो कविता के फॉर्म में हो, चाहे वो ह्यूमैनिटी को आगे बेहतर करने के स्वरूप में हो, वो होता रहता। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी मैम, ये बड़े मेरे दिल के पास में है ये कविता जी, और ये मैंने लिखी थी 1974 में। ओके। When I was in स्कूल 11th में थी मैं, तब की है। देखो शाम ढल रही, शीर्षक इसका। दूर बहुत दूर, दूर बहुत दूर देखो वो पेड़ बरगद का, सर्पिणी सी लहराती पगडंडी, चला आ रहा मौन हो वह, विक्षिप्त सा एक अजनबी। ओके। उन्मादित थे चक्षु उसके, चाल थी दीवानों सी, नीरस भाव चेहरे के, होठों पे बू थी मदिरा की। करीब और समीप आया वो, करीब और समीप आया वो, तनिक ठहरा ठिठका विहंसा, देख फेर लिया मुख दूजी और,
बढ़ गया फिर अपने मंजिल की ओर। मैंने पूछा, ए भाई रुक, कौन है तू? ए भाई रुक, कौन है तू? जा रहा कहाँ और क्यों? इस भरी दोपहरी में बनाया ये सांझ वेश क्यों? एक निर्जीव सी भंगिमा, एक निर्जीव सी भंगिमा, फीकी सी मधुरिमा, क्षण भर को उठे वो भाव विहीन चक्षु। बिखर सी गई उसकी वो उलझी लटें भी। एक बिजली सी कौंधी आई कहीं सुगंध सौंधी, बोला वो हो जैसे सजीव, देखो शाम ढल रही। और चला गया वो पथ पर अपने, और चला गया वो पथ पर अपने, हो मौन उसी चाल से। प्रतीत हुआ तब मुझे नीरस नहीं भरा था वो भाव से। प्रतीत हुआ तब मुझे नीरस नहीं भरा था वो भाव से। पाकर आभास सा कुछ देखा दूर अस्त हो रहा दिवाकर। पाकर आभास सा कुछ देखा दूर अस्त हो रहा दिवाकर। उसकी हो या हो मेरी सच जा रही ये संध्या भी। उसके उन्माद का, उसके उन्माद का, उसके मौन का हुआ तब भान मुझे। कह रहा था सत्य वो अजनबी, देखो शाम ढल रही। बहुत अच्छा। देखो शाम ढल रही। इससे मुझे ये प्रेरणा मिली थी। कविता तो लिख दी थी मैंने और इसको बहुत दिल के पास रही। इस कविता से हमेशा ये प्रेरणा मिली कि शाम तो ढलती ही जा रही है, हर दिन ढलती है, पर वो दिन हमारा किस तरीके से बीता ये हमें काउंट करना चाहिए। We should count it. हाँ, important is that. जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैम, आपकी कविताओं को सुन के आपकी बात मुझे बिल्कुल रूबरू नजर आ रही है कि आप संस्मरण कविता के माध्यम से भी लिखते हैं। जी, थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग थोड़ी सी दूसरी विधा पर भी चले, ताकि हमारे श्रोताओं को ये पता लगे कि आप जैसी कवित्री जब गजल लिखने पे आती हैं तो वहां पर भी आपके पास महारत है। तो एक आध कोई गजल आप कहिए। जी जरूर। आती हुई बाहर को खिजा ने लौटा दिया, आती हुई बाहर को खिजा ने लौटा दिया, यूं हंसाया जिंदगी ने कि हमें रुला रुला दिया। क्या बात, क्या बात। यूं हंसाया जिंदगी ने कि हमें रुला रुला दिया। यूं नजरों, मैं ये कह रहा था कि दूसरी पंक्ति में आपने पहली पंक्ति का ऐसा प्रतिबिंब खींच दिया है कि सुनने और पढ़ने वालों को बड़ी आसानी हो गई इस बात। जी, थैंक यू। जी। यूं नजरों से नजरों को पिलाते चले गए, यूं नजरों से नजरों को पिलाते चले गए, या प्याले में मेरे साकी ने कुछ मिला दिया। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। ना रही खुद को खुद की कोई खबर, ना रही खुद को खुद की कोई खबर, जामे महफिल ने इस कदर मुझे लुभा लिया। बहुत अच्छा। याद उनकी आई जो मुझको तन्हाई में, याद उनकी आई जो मुझको तन्हाई में, भूल गए वो सोच फिर जाम उठा लिया। बहुत अच्छा। टूट गया जब नाजुक था ये शीशा ए दिल, टूट गया नाजुक ये शीशा ए दिल, सोचा दर्दे दिल तो चलो हमने बचा लिया। बहुत अच्छा। रहे तन्हा तन्हा थी जिंदगी की राहें, रहे तन्हा तन्हा थी जिंदगी की राहें, ना सही खुशी गम को हम सफर बना लिया। बहुत अच्छा, बहुत। समझा था जाना था जिन्हें हम सफर ऐ दिल, समझा था जाना था जिन्हें हम सफर ऐ दिल, बाज न आए आदत से वो हमें भुला दिया। गमगीन की ये नाज़नीन अदायगी भले ही सही, गमगीन की ये नाज़नीन अदायगी भले ही सही, हालत अपने देख ये दिल मुस्कुरा दिया। बहुत अच्छा। हालत अपने देख ये दिल मुस्कुरा दिया। अंतिम लाइन से जी।
आती हुई बाहर को खिजा ने लौटा दिया, यूं हंसाया जिंदगी ने कि हमें रुला रुला दिया। बहुत अच्छा, बहुत नाजुक बात आपने पकड़ी है और बड़े सशक्त व्यक्ति के साथ आपने इस बात को कही है। मैडम, मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी हर कविता, हर गजल मुझे प्रेरित कर रही है कुछ ना कुछ कहने को। खुद ही इतना उम्दा गजल करते हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं, मेरी चीज क्या आप प्रेरणा करेंगे? देखिए, जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं उसके रेफरेंस को लेकर आपको मालूम होगा कि हरियाणा में चौधरी बंसी लाल जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने थोड़ी वक्त के लिए शराबबंदी कर दी। जी, बहुत बड़ा अभियान हुआ था वो तो। हाँ, बिल्कुल याद है मुझे। उन दिनों में हम एक्साइज ऑफिसर थे। अच्छा। जिनका काम होता था कि भाई अब रोकना, वैसे हम उसको बेचा करते थे। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें मुझे याद है सोनीपत में 87-88 की बात है। तो ये बात आई कि भाई ये आपने ठेके बंद कर दिए हैं, अब जिनको शराब पीनी होती है वो दूसरे शहर में जाते हैं और वहाँ बॉर्डर्स पे भीड़ लगी रहती है। तो क्योंकि मैं भी वहाँ बैठा था तो डिप्टी कमिश्नर ने मेरी तरफ इशारा किया कि भाई ये एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, ये कुछ बताएंगे इसके बाद। तो मैंने वहाँ एक रुबाई पढ़ी थी कि हर चाक को सी देते हैं सीने वाले, चाक जख्म, हर चाक को सी देते हैं सीने वाले, और हर हाल में जी लेते हैं जीने वाले। बंद हो गए ये मैं के सागर, तो क्या है आंखों से भी पी लेते हैं। बात है, क्या पीने बात वाले आंखों से भी पी लेते हैं, बहुत खूबसूरत पीने वाले। तो आपका ये जो गजल है, एक चीज कहना चाहूंगी सर, वो तो उस जमाने की बात थी 1987-88 के आसपास। अब आजकल तो मेरे ख्याल में हमारे हरियाणा में, स्पेशली गुड़गांव में तो ऐसे चमकते और ऐसे अपनी और आकर्षित करते हुए मैं खाने, अब मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहती, मुझे तो मैं खाने ही खूबसूरत लगता है। उनकी चमक दमक देखकर तो आम आदमी भी ऐसे ही आकर्षित हो जाएगा सर। एग्जैक्टली। तो ये दिस इज द प्रोग्रेस विच हरियाणा है। ये तो बहुत ही जबरदस्त प्रोग्रेस है। मतलब आपको हार्डली 2 किलोमीटर ट्रेवल से ज्यादा नहीं करना पड़ेगा और आपको एक सजाया ठेका जिसको बोलते हैं, हाँ, बड़ा सा, और उसको आप बाहर से देख के आप अपनी आंखों को बिल्कुल शांति प्रदान कर सकते हैं। एग्जैक्टली। जी। और पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए। एग्जैक्टली, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए और पूरी तरीके से वो पूरे फुल होते हैं। बाहर कार, कारें पूरी खड़ी हुई हैं, अंदर सारे लोग हैं वहाँ पे, पीने वाले हैं सारे। आज के संदर्भ में जी, एक पीने वाला जब गुड़गांव से दिल्ली की तरफ निकला जी, तो साथ मित्र बैठा था उसका जी। उसने कहा कि भाई अब मैंने तय कर लिया कि अब मैं किसी ठेके पे रुकूंगा नहीं। हाँ। तो 1, 2, 3, 4 जब 4 ठेके गुजर गए तो उसने मित्र से कहा यार अब हो गया, 1 नहीं 4 ठेके छोड़ दिए, अब कम से कम 5वें पर तो मुझे लेने दो। तो कहने का मतलब है कि पीने वालों को डिस्टेंस मैटर नहीं करता, उनको जहाँ प्यास बुझे, जहाँ मिले वो उसको कर लेते हैं। एनीवे, हम अगली गजल पे आते हैं। मैं आपको एक कविता सुनाऊं, ताजी मैंने कविता लिखी है। जी बिल्कुल। वो मेरा है, थोड़ा सा कवियों से निवेदन है जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं प्लीज। और मैं चाहूंगी कि अगर हमारे सुनने वालों में से जो भी लेखक हैं, कवि हैं, तो कृपया अपनी कलम का रुख इस और करें, मेरी कविता सुने और
उसकी जो अंदर जो उसके अंदर जो अनुभूति है, जो भाव है, आप उससे प्रेरणा लेकर अपनी कलम का रुख उस और करें। जी, इजाजत। कवियों से निवेदन, मन कुंठित है शब्दों में क्रंदन है, मन कुंठित है शब्दों में क्रंदन है, वेदना से जन्मे शब्दों में छिपा रुदन है, वेदना से जन्मे शब्दों में छिपा रुदन है। कैसा चिंतन, कैसा मनन, यह कैसा साहित्य सृजन, कैसा चिंतन, कैसा मनन, कैसा ये साहित्य सृजन, कैसी ये काव्य धारा नहीं जिसमें भावों का प्रवाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो भरते थे जोश रोश तन मन में, जो भरते थे जोश रोश तन मन में, गया कहाँ वो ओजस्वी नाथ, भूल गए क्या निराला दिनकर और प्रसाद। क्या बात, क्या कर डाला हमने सबका श्राद्ध। बहुत अच्छा। भूल गए क्या निराला दिनकर और प्रसाद, क्या कर डाला हमने सबका श्राद्ध। क्यों शीतल हुआ तुम्हारा लेखन कवियों, क्यों शीतल हुआ तुम्हारा लेखन, क्यों भटक रहा है चिंतन। लौट आओ कर पुण्य शंखनाद, लौट आओ कर पुण्य शंखनाद, पसारे ना पाओ अब नापाक जिहाद। बहुत अच्छा, ध्यान दीजिए, पसारे ना पाओ अब नापाक जिहाद, लौट आओ कर पुण्य शंखनाद। यस। भूला युवा देश देव धर्म की बात, भूला युवा देश देव धर्म की बात, हुए वेद गीता अब कल की बात। बेटियां हुई संस्कार विहीन, बेटियां हुई संस्कार विहीन, संस्कृति से दूर दिशाहीन। अरे कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो, कुछ ऐसा लिखो जागे चेतना हो कर्तव्य का ज्ञान, देश जाति धर्म का हो अभिमान, करे व्यक्ति परिवार व स्वयं का सम्मान, करे व्यक्ति परिवार व स्वयं का सम्मान। अगर स्वयं का सम्मान नहीं किया तो आप दूसरे का भी सम्मान नहीं कर सकते। बिल्कुल। व्यथित हूँ, व्यग्र हूँ, सोच भविष्य का हाल, व्यथित हूँ, व्यग्र हूँ, सोच भविष्य का हाल। मधुशाला की हाला भी हुई आज तार तार, हो रही विलीन क्षण क्षण संस्कृति, हो रहे विलुप्त पल पल संस्कार, हो रही विलीन क्षण क्षण संस्कृति, हो रहे विलुप्त पल पल संस्कार। धर्म भाषा वेश का हो रहा जो मर्दन, संबंधों में उपजा व्यर्थ ही ये कैसा क्रंदन। हम अपनी भाषा छोड़ चुके हैं, अब हम केवल अंग्रेजी को समझते हैं और उसी को सलाम करते हैं। स्टेटस सिंबल, बिल्कुल स्टेटस सिंबल है जी। आपकी पंजाबी भाषा है, मेरी हिंदी भाषा है, उनकी गुजराती है, मराठी है, हम उसको तो छोड़ चुके हैं। तो धर्म भाषा वेश का हो रहा जो मर्दन, संबंधों में उपजा व्यर्थ ही ये कैसा क्रंदन। आवेशित उद्गार बना रहे व्यग्र चंचल चेतन, विस्तीर्ण विरासत का हो चला अवगुंठन। हे कवि अब तो जागो, हे कवि हे लेखक अब तो जागो, लिख डालो कुछ ऐसा, जी उठे फिर लुप्त होती संस्कृति, जाग उठे पुण्य संस्कारों की अविरल ज्योति। सुखद पवित्र स्वर्णिम सूर्योदय हो, चारों किरणों सा शीतल नभ मन तन हो। सुखद पवित्र स्वर्णिम सूर्योदय हो, चारों किरणों सा शीतल नभ मन तन हो। मधुर प्रेम प्रीत पूर्ण हो भारत का जन जन, मधुर प्रेम प्रीत पूर्ण हो भारत का जन जन। करुणा सिंचित सुधा रस भरा हो यौवन, नव तरंग नव चिंतन हो प्रसारित, उल्लासित सिंधु उत्ताल हो प्रचारित। नव तरंग नव चिंतन हो प्रसारित, उल्लासित सिंधु उत्ताल हो प्रचारित। माता पिता गुरु राष्ट्र का नव संतति करे पुण्य वंदन। माता पिता गुरु राष्ट्र का, जो भूल चुकी है आज की युवा पीढ़ी,
माता पिता गुरु राष्ट्र का नव संतति करे पुण्य वंदन। हे कविवर रचा दो बसा दो सुरभित संस्कृति का संस्कारी चंदन। सुरभित संस्कृति का संस्कारित चंदन। सुरभित संस्कृति का संस्कारित चंदन। बहुत सुंदर। मैडम, मैं आपकी इस कविता को सुन के जी मैं रह नहीं सकता कि जो एट प्रेजेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में कांग्रेस के दोनों सदनों के समक्ष जो उन्होंने भाषण दिया, बहुत बढ़िया। आप देखें कि हर 2 मिनट बाद पूरे का पूरा कांग्रेस, वो जो जिस सदन में बैठे थे, वो उठ के 14 बार स्टैंडिंग ओवेशन था जी। यस, तालियों का गूंजन जो है वो गुंजायमान हो रहा था। और हम में से कोई भी व्यक्ति जो भारतीय है उसको इस बात का गर्व हो रहा था कि एक हमारा नुमाइंदा किस तरह से वहां गरज रहा है और एक एक बात को तोल के उन्होंने इन लोगों के सामने समक्ष रखा, स्थापित किया। और हम कितना कुछ अपने मुल्क का वहां पर देकर आए। तो आपकी इस कविता में बहुत इस तरह के भाव रिफ्लेक्ट होते हैं। और एक आपने बात कही कि खुद भी सम्मानित होना बहुत जरूरी है सर। देखिए, मेरा ये मानना है कि हम दूसरे को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। अगर मैं स्वयं में सम्मानित नहीं हूं तो दूसरों को सम्मान देना नहीं दे सकता। तो आपकी ये जो अनुरोध भरी कविता है अपने साथियों के लिए, इसका अनुमोदन करते हुए मैं ये बात कहता हूं कि जिन जिन भी लोगों के पास इसका वरदान है, देखिए लेखन का वरदान है, उनको चाहिए कि वो ये केवल अपने तक ना रखें, वो आसपास प्रेरित करते रहें। क्योंकि आपका कौन सा शब्द, कौन सी पंक्ति किसको कहाँ लग जाए। एक आपकी बात को छोड़कर मैं नरेंद्र मोदी के एक बड़े जिगर की बात को मैं यहाँ आपके सामने करना चाहूंगी, और वो भी इसी संदर्भ में है जी, जो हमने आप बात कर रहे हैं, कहाँ किसका कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द कहाँ किसको लग जाए। यस। नरेंद्र मोदी जिस समय भाषण दे रहे थे उस समय उन्होंने एक तस्वीर भी अपनी दिलवाई थी कि 30 दशक पहले जब वो वहां आए थे तो वो बाहर से चले गए थे। बाहर से देखकर व्हाइट हाउस को चले गए थे। उसके दूसरा चीज उन्होंने नहीं उसका उल्लेख किया, वो करना भी नहीं चाहिए था कि उनको अमेरिका गोधरा कांड के बाद उनको अमेरिका जाने का नहीं मिला था, इजाजत नहीं थी। आज वही अमेरिका उनको रेड कार्पेट पे उनका आतिथ्य कर रहा है। तो ये लगने वाली बात है। कहीं नरेंद्र मोदी को भी लगा होगा कि शायद मैं जाऊं व्हाइट हाउस देख सकता हूँ। और उस समय का उनका वेश और आज का परिवेश दोनों में जमीन आसमान का अंतर। और क्या मैं कहती हूँ, उस बंदे को मैं सलाम करती हूँ कि ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि कवि और लेखकों से कुछ ऐसा करो कि ये भावना, ये प्रण और ये संकल्प मन में भरे हमारे युवाओं के कि वो आगे बढ़े और केवल अपने ही तक नहीं, अपने से ऊपर उठ के राष्ट्र के बारे में सोचें और आगे अपने राष्ट्र को लेके जाएं। अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता और एक अच्छा रास्ता मार्गदर्शक बने और पथ प्रदर्शक बने। बिल्कुल ठीक है मैम। आपके इस बहुत बड़े संदेश में एक छोटी सी बात कवियों के लिए, आप जैसे कलाकारों के लिए और गजलकारों के लिए मैं भी कहना चाहूँगा कि मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता जी। मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता। सच तो ये है कि घुट घुट के
मर नहीं सकता। खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है, मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं सकता। तो मेरा ये मानना है कि जो देशभक्ति के गान करके मुल्क को उठा सकते हैं, जो कविताएं लिख के, जैसे आपने बड़ा संदेश दिया है, उसके माध्यम से लोगों को जगा सकते हैं, और जो शायरी में करते हैं वो भी यही काम सुंदर गजलें लिख के शायरी करके कर सकते हैं। तो हर एक का काम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। टिमटिमाता दीपक भी किसके लिए कितनी बड़ी रोशनी का काम कर देगा ये पता नहीं। बिल्कुल। तो मैम, इससे पहले हम वाइंड अप करें, कोई और बेहतरीन चीज आप कहना चाहें? मैं हर एक के माता पिता उनका प्रेरणा होते हैं जी। मेरी माँ भी मेरी प्रेरणा थी जी, और वो अनुशासन उनका काफी जबरदस्त था। ठीक है। लोग डरते भी थे जी। और हाँ, मुझे कभी डर नहीं लगा, क्योंकि मेरा बहस करने की आदत थी जी। चाहे पिता हो चाहे माँ हो। हाँ। तो बहस करके, और जब तक खुद नहीं सेटिस्फेक्शन मिलता तब तक मैं उनकी भी बात नहीं मानती, या जब वो जिस तरीके से समझाते उनको भी पता था हमें समझाना पड़ेगा। तो पर जिस दिन वो चली गई उसके बाद मुझे लगा मैं बिल्कुल अकेली हो गई दुनिया में। वैसे पिता के साथ में था, उस दिन तो लगा कि दुनिया ही खत्म हो गई जी जी। पर माँ थी साथ में, तो लगता था कुछ है कि मेरे साथ में कोई है जी। ये दूसरी चीज होती है कि आपके हस्बैंड, आपके बच्चे सब ध्यान रखते हैं। जी जी, बिल्कुल। परंतु उनका जैसा कोई नहीं होता है। बिल्कुल ठीक जी। तो इजाजत। जी जी। माँ, पता नहीं क्यों आज तुम बहुत याद आ रही हो। याद आ रही है तुम्हारी कुमलाई सी काया, वात्सल्य भरी आंखें जो करती थी प्रेम की वर्षा, होठों पे बिखरती वो मुस्कुराने की चेष्टा, माथे पे लगे चंदन की वो भीनी खुशबू, माथे पे लगे चंदन की वो भीनी खुशबू, बेतरतीबी से बिखरे बालों का यत्न से बनाया जूड़ा, कंधों को छूने की जिद करते से, कंधों को छूने की जिद करते से, तुम्हारे कान और उनमें सजे हीरक पुष्प, बुढ़ापे में कान थोड़े तो अस्थि पिंजर से स्पर्धा करते तुम्हारे हाथ और उनमें झूलते स्वर्ण कंगन, तुम्हारे गले में लटकी वो तुलसी की कंठी, तुम्हारे गले में लटकी वो तुलसी की कंठी, पवित्र उतनी जितनी मंदिर की घंटी, पवित्र उतनी जितनी मंदिर की घंटी, क्षीण सी काया पे झूलती सीधे पल्लू की रेशमी साड़ी, जिसकी छोटी छोटी बूटियां गुलाब के फूल से प्रतीत होती हैं। मैं छूना चाहती हूँ उनको, मैं छूना चाहती हूँ उनको, मैं लिपटना चाहती हूँ उनसे, तुमसे, क्योंकि आज मैं बहुत अकेली हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत अकेली हूँ। ये रिश्तों के बंधन मुझे बांध नहीं पा रहे, ये रिश्तों के बंधन मुझे बांध नहीं पा रहे हैं। ये सब उस चादर से लिपटे हैं जिसकी बुनावट है मतलबी, और तुमने मुझे वो पाठ पढ़ाया नहीं। ये सब उस चादर से लिपटे हैं जिसकी बुनावट है मतलबी, और तुमने मुझे वो पाठ पढ़ाया नहीं। यहाँ हर वाक्य एक सौदा सा करता है जो तुमने मुझे समझाया नहीं। मैं अनफिट हूँ, मैं अनफिट हूँ इस परिवेश में, परदेशी हूँ अपने ही देश में, क्योंकि तुमने मुझे अपना पराया बताया नहीं। तुम कहाँ चली गई, तुम कहाँ चली गई मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। मैं छूना चाहती हूँ तुम्हें, मैं लिपटना चाहती हूँ तुमसे। माँ, मैं शून्य में ताकती रहती हूँ सूने दरवाजे की ओर, आस करती हूँ कि तुम आओगी और मैं फिर से पहले की तरह तुम्हारे गले से लिपट जाऊंगी।
आस करती हूँ कि तुम आओगी और मैं पहले की तरह तुम्हारे गले से लिपट जाऊंगी, तुमसे चिपट जाऊंगी। जो बरसों से थम चुके थे वे आंसू फिर निकलेंगे। तुम मेरे आंसू पोंछ पुचकार कर दिलासे की मरहम लगा दोगी। फिर तुम्हारे सीने में सिर छुपाकर महसूस करूंगी उस भोले शरारती बचपन को जो छोड़ गया था मुझको। बहुत अच्छा। फिर महसूस करूंगी उस भोले शरारती बचपन को जो छोड़ गया था मुझको। फिर वह शीतल स्पंदन और ममता की दिव्य सुगंध मुझे मुक्त कर देगी मेरे हर डर से, गम से मुझको। मुझे मुक्त कर देगी वो ममता की दिव्य सुगंध मेरे हर डर से, गम से मुझको। तुम लौट आओ माँ, तुम लौट आओ माँ, तुम बस लौट आओ। अपनी बाहों में बांध मेरा मस्तक चूम लो, अपनी गोद में मेरा सिर रख, अपनी गोद में मेरा सिर रख। मुझे पुण्य डर कर दो, मुझे नींद नहीं आती माँ, मुझे नींद नहीं आती माँ। मुझे तुम कुछ पल सुला दो माँ, मुझे अपनी गोद में सुला लो माँ, मुझे सुला दो माँ, मुझे सुला दो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं समझता हूँ कि बहुत संवेदनशीलता से भरी हुई आपकी ये कविता, विशेष तौर पर हमने आज का आपका साक्षात्कार आपकी पिता को याद करके शुरू किया था और आपने अपने माता के प्रति जो कविता सुनाई है, मैं समझता हूं कि बहुत हद तक आपने अपनी जीवन यात्रा को समेट के हमारे श्रोताओं के सामने पेश कर दिया है। देखिए, माँ से बढ़कर और कोई ऐसी निधि नहीं है जो इस दुनिया में प्राप्त की जा सकती है। एक शायर ने कहा है कि किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में दुकान आई और किसी के हिस्से में मकान आया। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो ये उन लोगों के लिए है जो माँ बाप को परमात्मा के तुल्य मान के चलते हैं। मानने की जरूरत ही नहीं, वही है, साक्षात तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। परमात्मा को किसने देखा है? तो साथियों, ये थी डॉक्टर नलिनी भार्गव। सच्चाई तो ये है कि जिस डायरी को ये सामने रखकर अपनी कविताएं पढ़ रही हैं, मैं देख रहा हूं वो कविता की जो डायरी है वो भी पूरी तरह से भरी हुई है। अगर समय सीमा का ध्यान नहीं होता तो शायद मेरा भी मन नहीं भरा था इनकी कविताओं को सुन के। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आने वाले किसी समय में डॉक्टर नलिनी को पुनः अपने स्टूडियो में याद करेंगे और मेरा ये मानना है कि आप जैसे श्रोताओं के सामने अपनी बात को रखने में इनको भी आनंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।